वक्त है खबर को समझने का। मैं हूं विवेक और सबसे पहले बात लालू की करते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद बेहतर इलाज के लिए इस वक्त सिंगापुर में हैं। लालू को किडनी समेत दर्जन भर बीमारियां हैं और सिंगापुर से लालू और उनके परिवार से जुड़ी बेहद दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। दो दिन पहले यानी मंगलवार को देर शाम इलाज के लिए लालू यादव दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हुए। लालू यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी गईं। लालू यादव की 7 बेटियों में एक रोहिणी आचार्य सिंगापुर में ही रहती हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब बुधवार की सुबह सिंगापुर पहुंचे तो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य रिसीव करने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंची थीं। लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर निकले तो उन्हें देखकर रोहिणी आचार्य काफी खुश हो गईं। इस तस्वीर में रोहिणी आचार्य के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर बेहद ही एक्टिव रहने वाली उनकी बेटी रोहिणी लगातार लालू यादव की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर अपडेट दे रही हैं। पहले उन्होंने लालू यादव के सिंगापुर पहुंचने का वीडियो शेयर किया। अगले ट्वीट में उन्होंने घर पर लालू यादव के आराम करते हुए और फिर अगली पोस्ट में समंदर किनारे सुकून भरे पल बिताने की तस्वीरें पोस्ट की। बेटियों और नाती नातिन संग वक्त बिताते लालू यादव बेहद खुश नजर आ रहे हैं। गुरुवार को रोहिणी आचार्य ने कुछ और तस्वीरें पोस्ट की जिसमें सबसे खास थी राबड़ी देवी की तस्वीर, जिसमें वो वीडियो कॉलिंग के जरिए सिंगापुर में अपनी बेटी से बात करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल लालू लंबे समय से किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं। हालांकि लालू प्रसाद अभी डायलिसिस पर नहीं है, इसलिए अभी किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा कि नहीं ये डॉक्टर जाँच के बाद ही तय करेंगे। सर्जरी एक एज के बाद जो है बॉडी लेता है नहीं ले पाता है, तो अभी क्या फिट टाइम है नहीं है या कैसे ट्रीटमेंट चलेगा, जैसा अभी चल रहा है या उसमें कोई परिवर्तन होगा, तो वहाँ की सलाह के हिसाब से ही होगा। तो वहाँ के डॉक्टर अगर ट्रांसप्लांट के लिए बोलेंगे कि यही बेहतर समय है, नहीं तो और थोड़ा एज हो जाने के बाद थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों बिंदुओं पे जो है चर्चा की जाएगी वहाँ। सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद ने सियासी तौर पर 2 बड़े काम किए। खुद के अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया पूरी कराई। यही नहीं, उन्होंने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को पावर दिया कि उनके बाद वही किसी तरह के नीतिगत मामलों में बयान दे सकते हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश सिंह की रिपोर्ट। चलिए इन तस्वीरों के मायने को समझते हैं। लालू प्रसाद की उम्र कितनी है? 74 साल है। तो लालू दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में थे। आमतौर पर किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति डायलिसिस के बाद की प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन सिंगापुर के डॉक्टर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद फैसला लेंगे कि अभी लालू प्रसाद दवा पर रहेंगे या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना तुरंत जरूरी है। तो लालू प्रसाद किडनी की बीमारी के साथ ही शुगर और 1 दर्जन बीमारियों से ग्रस्त हैं, इसलिए कई बार उनकी बीमारी गंभीर हो चुकी है। सियासी लिहाज से देखें तो इलाज के लिए सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद ने 2 बड़े काम किए। लालू ने सिंगापुर जाने से पहले खुद के अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया पूरी करवाई और यही नहीं, उन्हें अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को पावर दिया कि उनके बाद वही किसी तरह के नीतिगत फैसले ले सकते हैं। बड़ी बात यह है कि सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद ने आरजेडी के संविधान में संशोधन कराया और इसके तहत आरजेडी के नाम या फिर इसके चुनाव चिन्ह लालटेन से संबंधित और अन्य जुड़े हर मामले में अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का होगा। लालू प्रसाद ने 2 बड़े फैसले सिंगापुर जाने से पहले ले लिए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उपचुनाव की जंग की। तो गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने नामांकन किया, लेकिन पहले बीएसपी से साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ने नॉमिनेशन किया और अब एआईएमआईएम ने प्रत्याशी का ऐलान कर महागठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी। महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर गोपालगंज से आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता ने नॉमिनेशन कर दिया। मोहन प्रसाद गुप्ता के नॉमिनेशन में जेडीयू और आरजेडी के कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आज
जो हम लोगों ने नामांकन किया है, जनता फैसला सुना चुकी है, जीत हमारी पक्की है। आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता ने अपनी जीत का दावा किया, लेकिन उनकी राह आसान नहीं दिख रही है। आरजेडी के लिए पहले मुश्किल तब खड़ी हुई जब तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने बीएसपी के टिकट पर अपनी पत्नी इंदिरा देवी को मैदान में उतार दिया और अब महागठबंधन की सहयोगी AIMIM ने गोपालगंज से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भाई, गठबंधन वाले हमारी रियायत न करें, हम तो गठबंधन वालों की रियायत करते हैं। मैंने कहा कि मैं गोपालगंज लड़ता हूं, आप लोग वहां से लड़ लीजिए, लेकिन चूंकि बड़ी पार्टियां हैं, उनके मन में जो आए करें। हमने तो अपनी जिम्मेदारी अदा की है और चूंकि गोपालगंज में मेरी जमीन ज्यादा मजबूत है, मेरा संगठन मजबूत है, इसलिए मैंने वहां लड़ने का फैसला किया। जोश खरोश के साथ नॉमिनेशन करने वाले महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता इन मुश्किलात का सामना कर पाते हैं या इनका भी हश्र 2020 में कांग्रेस की तरफ से खड़े उम्मीदवार के जैसा हो जाता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। वैसे बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन गोपालगंज का जो सियासी गेम है ये बेहद खास है, क्योंकि यहां AIMIM ने एंट्री मारी है और चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। 6 नवंबर को दोनों सीट पर नतीजे आएंगे। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद गोपालगंज की सीट खाली हुई है। बीजेपी ने सुभाष सिंह की पत्नी को टिकट दिया है। इधर महागठबंधन ने आरजेडी नेता मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। लालू प्रसाद के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी भी यहीं से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अब AIMIM ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ओवैसी की पार्टी के गोपालगंज में उपचुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। AIMIM ने मुस्लिम कैंडिडेट अब्दुल सलाम को टिकट दिया है और ऐसे में ओवैसी का कैंडिडेट आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, जिसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के प्रत्याशी का खेला मामा साधु यादव ने बिगाड़ा था और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा कि अगर साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव की तरफ MY समीकरण मुड़ गया तो एक बार फिर तेजस्वी का खेल बिगड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव पर कोर्ट की रोक के बाद बिहार की सियासत गर्म गई और रोक के लिए जेडीयू ने बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया, साथ ही साजिश रचने की बात कही। पूरे राज्य में पोल खोल अभियान चलाया। बीजेपी ने जेडीयू पर पलटवार किया और अब 17 अक्टूबर को बीजेपी धरना देगी। गुरुवार को जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को नाम दिया गया पोल खोल। जेडीयू का आरोप है कि हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर जो रोक लगाया है उसके पीछे बीजेपी की साजिश है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर षड्यंत्र रचकर नगर निकाय में अति पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण को यहाँ नगर निकाय में खत्म करने का जो षड्यंत्र और साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रचा है वो उसी का हिस्सा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जेडीयू पर पलटवार करते हुए अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफी की बात कही है। 1990 में जब लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी एक साथ थी, उस समय भी पंचायतों में नहीं दिया गया था आरक्षण और वही काम आज फिलहाल नगर निकाय के साथ किया जा रहा है। अति पिछड़ों को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही सियासी जंग में आरजेडी भी कूद पड़ी है। आरजेडी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। अगर हम आरक्षण हम नहीं चाहते तो हम चुनाव नहीं करा दिए होते। हम काहे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को हमने खड़ा किया वहाँ हमारी सरकार ने। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि बीजेपी अति पिछड़ों के बीच जो भ्रम फैलाना चाहती है उसमें वो कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग के लोग नीतीश के इशारे पर ही वोट करते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोग किसी की तरफ नहीं देखते हैं, नीतीश कुमार जी के आंख का इशारा देखते हैं और जिधर नीतीश कुमार जी आंख का इशारा करते हैं उधर वो 7 बजे लाइन लगा के अपना वोट दे के और काम पर चले जाते हैं। दरअसल निकाय चुनाव रद्द होने के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही ये सियासी न्यूरा कुश्ती अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर ही है। दरअसल नगर निकाय चुनाव पर रोक से जेडीयू को बड़ा मौका मिल गया।
जेडीयू ने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया, पिछड़ों के साथ छल करने का आरोप लगाया। जेडीयू के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, बिना तैयारी निकाय चुनाव कराने का आरोप लगाया, पिछड़ों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है और सरकार ने क्या किया जिसे चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फैसले में कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पहले एक विशेष आयोग का गठन सुनिश्चित करे। सरकार की तरफ से गठित आयोग इस बात का अध्ययन करे कि कौन सा वर्ग वाकई में पिछड़ा है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें आरक्षण देना तय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर राज्य सरकारें इन शर्तों को पूरा नहीं करती, तब तक अगर किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होता है तो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीट को सामान्य ही माना जाए। अब आप समझिए कि बिहार सरकार ने कौन से कदम उठाए। पहला, बिहार सरकार ने चुनाव से पहले आयोग का गठन नहीं किया। दूसरा यह कि ईबीसी को 20% अतिरिक्त आरक्षण दिया जो ओबीसी के आरक्षण से अलग है। इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं डेंगू की। तो पूरा बिहार डेंगू के डंग से करा रहा है और डेंगू के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा केस पटना से सामने आ रहे हैं। नवादा में 2 लोगों की मौत डेंगू से हो गई। बिहार में डेंगू अब तक 4 लोगों की जान ले चुका है और इतने गंभीर हालात में कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही का आलम है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। प्रदेश के कई शहर में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य में करीब 4000 लोग डेंगू से बीमार हैं। लोगों में दहशत की स्थिति है। मुंगेर, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, सिवान, मुजफ्फरपुर, कैमूर, कटिहार, खगड़िया हो या फिर सारण जिला, हर जगह डेंगू से लोग परेशान हैं और स्वास्थ्य महकमा है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग अस्पताल की तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कितने डरे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मी मच्छरदानी में हैं। ड्यूटी जारी है लेकिन मच्छरदानी लगाकर। अस्पताल के आसपास कचरा डंपिंग यार्ड है, जिससे यहाँ ड्यूटी करने वाले कर्मचारी दहशत में हैं। मरीजों की हालत कैसी हो सकती है, सोचना मुश्किल नहीं है। बेगूसराय सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड में 10 बेड की व्यवस्था की गई है। 9 बेड तो अभी से ही फुल हो चुके हैं। जो लोग यहाँ भर्ती हैं भी, उन्हें दवा बाहर से मंगवानी पड़ रही है, ऐसा आरोप है। इलाज चल रही है, मगर बाहरों से दवा मंगा खा रहे हैं। बाहर से भी दवा लाना पड़ता है। हाँ। क्या कहते हैं डॉक्टर? मतलब जो यहाँ दे रहा है, पानी सुइया दे रहा है, बाहरों से भी नहीं होता है। डेंगू के बढ़ते मामलों के बाद जहानाबाद में फिर से डेंगू वार्ड बना तो दिया गया है, लेकिन सच तो ये है कि वहाँ सिर्फ बोर्ड ही डेंगू वार्ड का लगा है। बाकी मरीज दूसरी बीमारियों या ऑपरेशन के लिए भर्ती हैं। गुरुवार की शाम तक डेंगू के 2 मरीज सदर अस्पताल जहानाबाद पहुंचे थे। अच्छा, तो यहाँ कोई वार्ड स्पेशल नहीं है डेंगू का? कुछ नहीं है सर, यहाँ तो कोई आती नहीं है। बस देखिए बेड का भी हालत। रुक जाइए, उनको बोलने दे। नहीं, कोई देखने वाले नहीं है। छपरा में अब तक डेंगू के 20 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। यहाँ के सरकारी अस्पताल में डेंगू वार्ड के नाम पर एक कमरे में 3 बेड लगा दिए गए हैं, जहाँ मरीज भर्ती हैं। पूर्णिया की स्थिति तो ये है कि जिला मेडिकल अस्पताल कॉलेज में डेंगू की जांच के लिए किट की व्यवस्था तो है, लेकिन एलिजा टेस्ट कराने के लिए मरीजों के बाहर के पैथोलॉजी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अरवल जिले में डेंगू के मरीजों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू होते ही अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड बनाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। ब्लड बैंकों को भी अलर्ट कर दिया गया है, ऐसा दावा विभाग कर रहा है। लेकिन न्यूज 18 के कैमरे में अस्पताल परिसर में जल जमाव की तस्वीरें और वार्ड में लटका हुआ ताला ही कैद हुआ। डेंगू से बिहार में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। नवादा में 2, बेगूसराय में 1, जबकि 1 मरीज की मौत छपरा में हो चुकी है। लेकिन तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को ही उजागर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
अब आप समझिए कि लक्षण अगर दिखें तो आप क्या करें। अगर लक्षण दिखता है डेंगू का तो डॉक्टर को तो सबसे पहले दिखाएं। डेंगू का इलाज क्या है हम आपको बता रहे हैं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर के पास जाएं, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ लें। उल्टी से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए पानी की कमी ना होने दें। सादे पानी के साथ जूस या फिर नारियल पानी का सेवन करें तो बेहतर है। बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल की टेबलेट ले सकते हैं। डेंगू के लक्षण दिखने पर खुद दवा ना लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। समझते हैं कि क्या है डेंगू का इलाज और आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, आसपास के इलाकों में संपूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सफाई रखिएगा तो डेंगू को दूर ही रखिएगा। पानी, साफ पानी किसी जगह इकट्ठा ना होने दें, यानी कि पानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज्यादा इकट्ठा वहां पर ना रहे और रखे हुए पानी को नियमित रूप से बदलते रहिए। गमलों के पानी को हर हफ्ते बदलते रहिए। मेन होल, सेप्टिक टैंक, रुकी हुई नाली नियमित रूप से चेक कीजिए। मच्छर मारने वाली जो मशीन है और जाली का उपयोग करें। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए। बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और इसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है और कॉल सेंटर में 104 नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो आपको डेंगू के उपचार से लेकर बचाव तक की सभी जानकारियां दी जाएंगी। कॉल सेंटर में 24 घंटे कर्मियों के अलावा डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुरुवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए दान दिए हैं। मुकेश अंबानी के बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसके बाद मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने गीता पाठ पूजा में हिस्सा लिया। बिल्कुल आम श्रद्धालु की तरह मुकेश अंबानी ने भगवान के दर्शन किए हैं। पीछे हो जाओ मैम, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। सैंपल ही नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। रुको मत, रुकिए मत प्लीज। सामने आ जाओ, पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ। तो बद्रीनाथ दर्शन के बाद मुकेश अंबानी ने केदारनाथ की यात्रा की, जहां मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुकेश अंबानी ने केदारनाथ में दर्शन किए और केदारनाथ की पूजा अर्चना की। मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ को 2.5 करोड़ रुपए दान दिए हैं, मतलब कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए दान दिए गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में अलग अलग पूजा की गई। मुकेश अंबानी का स्वागत किया गया। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी जिन्होंने पूजा की है और दोनों ही विशिष्ट जगहों को 2.5 करोड़ रुपए दान दिए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आम होकर भगवान के दरवाजे तक पहुंचे और ऐसे में दान के तौर पर उन्होंने 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।